हेलो। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अभी तक हम लोगों ने दो टॉपिक दो प्रश्न के ऊपर बात कर लिया है, जिसमें से एक ही यूनिट से ये दोनों संबंधित प्रश्न थे, जिसमें से लोक नीति क्या है और नीति विश्लेषण क्या है, इसके ऊपर हम लोगों ने बात किया है। आज हम भारत में लोक नीति यानी पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया पेपर के अंतर्गत इसके दूसरे यूनिट के संबंध में बात करने जा रहे हैं, और यह काफ़ी इंटरेस्टिंग यूनिट है और यह काफ़ी महत्वपूर्ण पहलुओं के ऊपर विश्लेषण कर रहा है। जब हम इस टॉपिक पर डिटेल से बात करें, इससे पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर बता देना चाहूँगा कि जो हमारा सबसे पहला यूनिट है कि लोक नीति क्या है, व्हाट इज पब्लिक पॉलिसी, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। क्योंकि अगर राज्य के सिद्धांत के संदर्भ में नीति का विश्लेषण, ये जो दूसरी इकाई है यानी द एनालिसिस ऑफ पॉलिसी इन द कंटेक्स्ट ऑफ थ्योरी ऑफ स्टेट, इसके ऊपर भी अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको इंट्रोडक्शन वाले हिस्से में लोक नीति क्या है यानी पब्लिक पॉलिसी क्या है, उसके संदर्भ में बात करनी होगी। हालांकि इसमें भी हमने थोड़ा सा डालने की कोशिश किया है, लेकिन विस्तार से लोक नीति का जो पहला वीडियो है उसमें हमने बात किया है, तो उस वीडियो के कॉन्टेक्स्ट को रखते हुए उसका जो हिस्सा है लोक नीति क्या है, उसको आप इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में जरूर एनालिसिस करने की कोशिश कीजिएगा। चाहे वह कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो राज्य के सिद्धांत के संदर्भ में, लेकिन इस क्वेश्चन को लिखने से पहले आप सबसे पहले लोक नीति क्या है और राज्य में इसकी क्या भूमिका उभर के आती है, राज्य के संदर्भ में क्या इसकी भूमिका उभर के आती है, इसके संदर्भ में सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन में हिस्से में इस पर बात करनी होगी। तभी हमारा जो आंसर राइटिंग होगा वह एक ऑथेंटिक और इफेक्टिव राइटिंग हो पाएगा। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ें, विषय को अच्छे से समझें। क्वेश्चन कैसा भी आए, जब आप विषय को समझे रहेंगे, जो कंटेक्स्ट है, जो पूरा इसका रूपरेखा है, फ्रेमवर्क है, उसको समझे रहेंगे, तो आप क्वेश्चन कैसे भी पूछे आप उसको अच्छे से डील कर पाएंगे। लेकिन अगर सिर्फ क्वेश्चन को ही अगर आप तैयार करके जाएंगे, तो अगर उसमें शब्द में बदलाव आ जा रहा है तो आपके पास सबसे बड़ी चुनौती आएगी कि अब उसको कैसे लिखें। तो आप जब भी कोई क्वेश्चन तैयार करने जाएं, क्वेश्चन तैयार करने पर जो क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, तो उसमें आप पूरे उसके एस्पेक्ट को समझ लें। उसके बाद आप क्वेश्चन को अच्छे से किसी भी फ्रेम में क्वेश्चन पूछेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम वीडियो में आगे बात कर रहे हैं, उससे पहले आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियो आसानी से पहुंच जाए बिना स्किप हुए कोई वीडियो। चलिए ठीक है, हम बात कर रहे हैं लोक नीति के, भारत में लोक नीति के संदर्भ में इस दूसरे इकाई के रूप में, जिस टॉपिक का नाम है राज्य के सिद्धांत के संदर्भ में नीति का विश्लेषण यानी एनालिसिस ऑफ पॉलिसी इन द कंटेक्स्ट ऑफ थ्योरी ऑफ स्टेट। आइए हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन हिस्से पर। कोई भी क्वेश्चन आप लिखें, चाहे किसी भी यूनिट का हो, उसमें इंट्रोडक्शन पोर्शन लिखना काफ़ी अनिवार्य है। जब तक आप उस क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे कि इसमें क्या हमें बात कहनी है, इस क्वेश्चन का क्या रूपरेखा है, तब तक क्वेश्चन इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट ही चीज़ों को शुरू कर दें, सबसे पहले आप क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करें। तो यह जो हमारा टॉपिक है दूसरा, कि राज्य के सिद्धांत के संदर्भ में लोक नीति का विश्लेषण करना या नीति का एनालिसिस करना, नीति को विश्लेषण करना। इसमें आप लोगों को तीन मुख्य बातों के ऊपर ध्यान देनी है। पहला, लोक नीति क्या है और इसका विश्लेषण क्या है, जो हम लोगों ने वीडियो में बात किया है। दो और इसमें शब्द उभर के आ रहे हैं, एक राज्य और दूसरा इसका सिद्धांत, यानी राज्य से जुड़े हुए जो थ्योरीज हैं, जो राज्य के अवधारणाओं की व्याख्या करते हैं, और राज्य के संदर्भ में लोक नीति को कैसे व्याख्या करने के ऊपर जोर दे रहे हैं, इसको समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। जब इस चीज को समझ लेंगे तो यह इस क्वेश्चन को काफी आसानी से आप लिख पाएंगे और एक्सप्लेन कर पाएंगे। देखिए, जब लोक नीति की बात की जा रही है तो लोक नीति क्या है? यह एक डायरेक्शन है जिसके माध्यम से सरकार
आम जनता तक पहुंचने की कोशिश करती है। आप साधारण शब्दों में समझिए तो कोई भी सरकार हो, चाहे वह केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, वह जनता के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जनता की जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए डायरेक्टली वहां पर नहीं जाती है। उसके लिए वह नीतियां बनाती है। अगर स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ हो तो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई नीतियां, शिक्षा में बदलाव लाना हो तो शिक्षा से जुड़ी हुई नीतियां, रोजगार में लाना हो तो रोजगार से जुड़ी हुई नीतियां, जैसे नरेगा हो गया। सामाजिक बदलाव लाना हो तो सामाजिक से संबंधित नीतियां, यानी राज्य और सरकार की जो नीतियां होती है उसके माध्यम से वह जनता तक पहुंचने की कोशिश करती है। तो यह जो यूनिट है बेसिकली यही डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है कि राज्य या सरकार जब कोई नीति को बना रहा है, नीति को बना रहा है तो उसको जो अलग अलग थ्योरीज हैं, जो सिद्धांत हैं, जो राज्य को डिफाइन करते हैं, राज्य को परिभाषित करते हैं, वह किस तरीके से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि आखिर राज्य किसके हित में नीति बना रहा है। यही हमारा इस टॉपिक का मूल उद्देश्य है समझने का, कि राज्य किसी टारगेट ग्रुप के लिए जब कोई लोक नीति बना रहा हो तो उसमें राज्य से जुड़ी हुई जो सिद्धांत हैं, थ्योरीज हैं, जिसको आपने पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ा होगा, कुछ इस थ्योरीज को, कुछ नई थ्योरीज हैं जो अभी आएंगी, वे बेसिकली इस लोक नीति के संदर्भ में क्या बात करने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली आप लोगों को इसी संदर्भ में मूल्यांकन करना है। ये रही हमारे इस क्वेश्चन की रूपरेखा। जब हम इस क्वेश्चन को लिख रहे हैं तो सबसे पहले हमने बात किया था कि लोक नीति को जरूर परिभाषित कीजिएगा कि पब्लिक पॉलिसी क्या है, इसमें किस संदर्भ में बात किया जाता है और इसका राज्य के साथ किस संदर्भ में जुड़ाव है। क्योंकि राज्य जनता तक, जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जनता की समस्याओं को पूरा करने के लिए लोक नीति के माध्यम से पहुंचने की कोशिश करती है। और इस लोक नीति को अलग अलग विद्वानों ने अपने परिभाषाओं के माध्यम से, अपनी व्याख्याओं के माध्यम से डिफाइन करने की कोशिश की है। पिछले वीडियो में भी हम लोग इस पर बात किया था। इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा, कम से कम 2 या 3 आप थिंकर्स को जरूर ध्यान में रखकर लोक नीति को डिफाइन करने की कोशिश कीजिएगा। जिसमें से जो सबसे पॉपुलर नाम है, डेविड स्टन का नाम आता है, बर्कलैंड का नाम आता है। डेविड स्टन बेसिकली जो लोक नीति होती है उसको सोशल वैल्यूज के रूप में मानने की कोशिश करते हैं। बर्कलैंड कहने यह डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि कोई भी नीति का जो मुख्य उद्देश्य है वह है समस्याओं को समाप्त करना, यानी सरकार जनता की समस्याओं के समाधान करने के लिए नीतियों का निर्माण करती है ताकि उसकी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। यह बर्कलैंड के अनुसार लोक नीति है। वैसे ही एक और पॉपुलर नाम है थॉमस डाई, जो लोक नीति के संदर्भ में यह काफी महत्वपूर्ण अपनी व्याख्या देते हैं। इनका भी यही मानना है कि लोक नीति को करने और न करने का जो चुनाव है वह सिर्फ सरकार का होता है और सरकार ही यह डिफाइन करती है कि उसे कौन सी नीति बनानी है, किस टारगेट ग्रुप के लिए बनानी है और किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनानी है। तो यहाँ पर 3 संदर्भ आप लोगों को जरूर में ध्यान रखना होगा। एक जनता होती है, यानी जनसंख्या होती है जिसके लिए कोई नीति बनाई जाती है, और दूसरा हिस्सा है जो नीति को बनाता है, यानी सरकार होता है। पूरा लोक नीति का जो डायग्राम है या लोक नीति का जो कॉन्सेप्ट है इन्हीं 2 हिस्सों के संदर्भ में जुड़ा हुआ है। एक जिनके लिए लोक नीति बनाई जाती है, पब्लिक पॉलिसी बनाई जाती है, कोई भी पॉलिसी, और दूसरा सरकार बनाता है, और एक इसका बीच का हिस्सा होता है जो इसको प्रभावित करने की कोशिश करता है, जिसमें हम लोगों ने पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में बात किया था कि जिसमें सोशल मूवमेंट आते हैं, एनजीओज आ जाते हैं, मीडिया की भूमिका हो जाती है, इवन नागरिक की भूमिका हो जाती है। ये दोनों तरीके से प्रभावित करते हैं। अगर सरकार कोई नीति को बना रही हो तब भी इसको प्रभावित करते हैं कि अच्छी से अच्छी नीतियों की बनाया जाए, जनता का यह डिमांड है इसके ऊपर नीति बनाई जाए। अगर सरकार कोई नीति बना देती है तो उसको इम्प्लीमेंट करने में भी यह इस अपनी भूमिका निभाता है। तो इस संदर्भ में यह एक पूरा चेन जुड़ा हुआ है और इसी के संदर्भ में हमें पूरे लोक नीति की अवधारणा को समझनी है। यह हमारा जो टॉपिक है बेसिकली स्टेट के कंसेप्ट, स्टेट की थ्योरीज के संदर्भ में लोक नीति की अवधारणाओं को समझने के ऊपर है। तो यहाँ पर जो अभी हमने बात किया था कि लोक नीति का निर्माण राज्य और सरकारों के द्वारा किया जाता है। इसी संदर्भ में आप इस
पॉइंट को डिफाइन कीजिएगा कि राज्य जनता के लिए किस प्रकार से लोक नीति बनाने में अपनी भूमिका निभाती है। राज्य और सरकार के दो पक्ष होते हैं जिसके माध्यम से लोक नीति का निर्माण किया जाता है। एक राजनैतिक, जो चुनाव जीत के आते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा जो सरकार में शामिल होते हैं, जैसे आपके मंत्री हो गए, सांसद हो गए, विधायक हो गए। यह पॉलिटिकल हिस्सा है लोक नीति के संदर्भ में, जिसको आप पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में देखते हैं। और एक होता है परमानेंट एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रशासनिक इकाई है, जो इस लोक नीति का निर्माण करता है और इसके इम्प्लीमेंट में भूमिका निभाता है, जिसको आप नौकरशाह कह सकते हैं, ब्यूरोक्रेट कह सकते हैं। और साधारण शब्दों में आप देखें तो जो जिला प्रशासन होता है, जो सचिव होते हैं, यानी जो प्रशासनिक इकाई होती है, ये दो राज्य के पक्ष होते हैं जिसके माध्यम से नीतियों का निर्माण किया जाता है। और इसके साथ साथ राज्य की जो संस्थाएं हैं अलग अलग, वह भी लोक नीति के निर्माण में अपनी भूमिका निभाती है। जैसे पहले योजना आयोग था, अब नीति आयोग हो गया, एनडीसी हो गया इत्यादि, यूपीएससी हो गया, और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो लोक नीति के निर्माण में अपनी भूमिका निभाती हैं। तो इस संदर्भ में राज्य की अवधारणा के संदर्भ में आप लोक नीति को डिफाइन करने की कोशिश कीजिएगा। पहला इंट्रोडक्शन पार्ट और दूसरा राज्य के संदर्भ में लोक नीति की अवधारणा। लेकिन जो आपका क्वेश्चन बेस्ड होगा, जो क्वेश्चन पूछेगा, वह है राज्य के सिद्धांत कैसे लोक नीति के निर्धारण में अपनी भूमिका निभाते हैं या इसको डिफाइन करते हैं, इसके ऊपर है। ये इस यूनिट का जो संबंध है इस थ्योरीज को समझने को लेकर है। यहाँ पर इस टॉपिक के संदर्भ में आप याद रखिएगा कि 4 थ्योरीज को समझना है। हालांकि इस थ्योरी से आप अगर पॉलिटिकल थ्योरी पेपर पढ़े होंगे तो अच्छे से परिचित भी होंगे इनके नामों से। पहला थ्योरी है बहुलवादी थ्योरी, जिसको प्लूरल थ्योरी कहा जाता है। यह थ्योरी जो लिबरल कंसेप्ट है पॉलिटिकल थ्योरीज का, उसी के हिस्से के रूप में उभर के आता है। जो उदारवादी कंसेप्ट है ना पॉलिटिकल थ्योरी का, जो राज्य के संदर्भ में, डेमोक्रेसी के संदर्भ में बात करता है, उसी का यह हिस्सा है बहुलवादी सिद्धांत। दूसरा हिस्सा है अभिजात्यवादी सिद्धांत, इसको इंग्लिश में इलीट थ्योरी कहते हैं। और तीसरा, जिससे आप लोग सभी लोग परिचित होंगे, मार्क्सिस्ट थ्योरी। यह राज्य को अच्छे से डिफाइन करता है और यह एक क्रिटिकल एस्पेक्ट देने की कोशिश करता है, यानी राज्य का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने की कोशिश करता है। और चौथा इसमें आप लोगों को जो सिद्धांत पढ़ना है वह है ग्लोबल थ्योरी, यानी वैश्विक सिद्धांत। इसमें बेसिकली आपको जो ग्लोबलाइजेशन का जो दौर आया और वह किस तरीके से राज्य की नीतियों को डिफाइन करता है, उसके ऊपर समझने पर जोर देना है। तो जब भी आप इस क्वेश्चन को तैयार करें, आप ब्लाइंडली इस 4 नाम को याद कर लें: बहुलवादी सिद्धांत, प्लूरल थ्योरी, अभिजात्यवादी सिद्धांत, इलीट थ्योरी, मार्क्सवादी सिद्धांत, मार्क्सिस्ट थ्योरी, और वैश्विक सिद्धांत यानी ग्लोबल थ्योरी। ये राज्य के सिद्धांत हैं जो लोक नीति को, पब्लिक पॉलिसी को कैसे समझने की कोशिश करते हैं, कैसे उसका मूल्यांकन करते हैं। यही आपका क्वेश्चन है बेसिकली। आइए हम इसके कॉन्सेप्ट को एक एक करके समझ लेते हैं ताकि आपको चीजों को डिफाइन करने में आसानी रहेगी। जो बहुलवादी सिद्धांत है, यह बेसिकली एक उदारवादी अवधारणा है। राज्य और लोकतंत्र का जो लिबरल एस्पेक्ट है, उसी के संदर्भ में इसकी भूमिका उभर के आती है। और इससे जुड़े हुए जो प्रमुख विचारक हैं, जोसेफ स्कूपीटर हैं, डेविड ट्रूमैन हैं, रॉबर्ट डहाल हैं। ये नाम है जो बहुलवादी सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। इस नाम को भी आप याद रखिएगा। यह बेसिकली लोकतंत्र की उस अवधारणा को व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। जैसे उदारवाद में क्या बात की जाती है, उदारवादी बेसिकली लिबर्टी के ऊपर बात करते हैं, इंडिविजुअलिज्म के ऊपर बात करते हैं, व्यक्तिवाद के ऊपर बात करते हैं। लेकिन उसी का यह हिस्सा है जो प्लूरलिज्म, वह एक समूह के रूप में बात करने की कोशिश करता है। इसका डिफाइन करने का मानना यह है कि जो हमारा सोसाइटी है, हमारा समाज है, वह सिर्फ इंडिविजुअल से नहीं मिलकर बना है, बल्कि अलग अलग समूहों से की भी भूमिका उभर के आती है। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे व्यापारी वर्ग का समूह है, महिलाओं का समूह है, छात्रों का समूह है, उद्योगपतियों का समूह है, दुकानदार वर्गों का समूह है। ये जो संगठन है, समूह है, इसको लेके जो बहुलवादी सिद्धांत है उसके संदर्भ में बात करता है।
और इनका डिफाइन यह जोर देते हैं कि जब भी कोई लोक नीति बनाई जाती है, पब्लिक पॉलिसी बनाई जाती है, तो ये जो समूह होते हैं वह बार्गेनिंग करते हैं स्टेट के साथ, एक सौदेबाजी की प्रक्रिया को अपनाने की कोशिश करते हैं और लोक नीति को अपने पक्ष में बनाने पर जोर देते हैं। इस थ्योरीज का बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है कि जब भी राज्य लोक नीति का निर्माण करता है तो बहुलवादी सिद्धांत मानता है कि राज्य के जो अलग अलग संघ है, संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हम बहुल संदर्भों में देख सकते हैं, प्लूरल संदर्भों में देख सकते हैं, यह लोक नीति को प्रभावित करने की कोशिश करती है, अपने हितों के लिए को अधिक से अधिक फुलफिल किया जा सके उस पर जोर देती है। और ऐसा ही नहीं है कि ये सारे समूह एक टकराव की स्थिति में उभर के आ जाते हैं, इनमें एक अपना कोऑर्डिनेशन भी स्थापित हो जाता है, एक समायोजन भी स्थापित हो जाता है, जिसके माध्यम से ये लोक नीति के निर्माण में अपनी भूमिका निभाते हैं। ये जो हम स्लाइड जो दिखा रहे हैं, इस स्लाइड में बेसिकली इन्हीं सभी बातों को कहने की कोशिश की गई है। आप इस चीज को अच्छे से समझ लीजिएगा और इसको डिफाइन कीजिएगा। बेसिकली आप इसमें चार मूल बातों को ध्यान में रखिएगा कि जो राज्य का बहुलवादी सिद्धांत है वह एक लिबरल कंसेप्ट है। इसके जो मूल थिंकर्स हैं, सुम्पीटर हैं, रॉबर्ट डहाल हैं, इत्यादि नाम हमने लिखा है। और इसका जो संदर्भ है वह मानना है कि राज्य और में सिर्फ व्यक्तिवाद ही नहीं है, एक समूह की भी अपनी भूमिका है जो राज्य में लोक नीति के निर्माण में एक सौदेबाजी की भूमिका निभाती है और इनमें एक कोऑर्डिनेशन होता है, एक सहभागिता होती है। इसी के संदर्भ में यह लोक नीति के निर्माण में अपनी भूमिका को निभाते हैं, इसको मूल्यांकन करते हैं। दूसरा जो थ्योरीज है राज्य का वह है अभिजात्यवादी यानी इलीट थ्योरी। यह भी काफी इंटरेस्टेड थ्योरी है। अगर आप साधारण शब्दों में ही आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको हूबहू इस कॉन्सेप्ट दिखाई देगी। अभिजात्यवादी जैसे आप, यह जो थ्योरी है वह बेसिकली राज्य में जो संपन्न वर्ग है, जो एक छोटा सा ग्रुप है जो पूरे स्टेट के संसाधनों पर अपना वर्चस्व स्थापित किया हुआ है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वह ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वह उद्योगपति हो, चाहे वह व्यवसायी वर्ग हो या शिक्षित वर्ग हो, एजुकेट, मतलब ऐसे समूह जिन जो काफी संख्या में कम होते हैं लेकिन इनका सबसे ज्यादा कंट्रोल होता है राज्य के ऊपर और एक तरीके से पूरे शासन व्यवस्था को यह संचालित करने की कोशिश करते हैं। तो यह सिद्धांत पूरे समाज को दो भागों में बांटता है। एक वह वर्ग जो संख्या में काफी कम है लेकिन उनका प्रभाव काफी ज्यादा है राज्य के ऊपर, सरकार के ऊपर, सरकार की नीतियों के ऊपर, और दूसरा है जो आम जनता है, आम जनसंख्या है। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट जो है दो वर्गों में विभाजित करता है, एक इलीट वर्ग और दूसरा मास यानी जनसाधारण वर्ग। और इसी के संदर्भ में यह मूल्यांकन करने की कोशिश करता है कि राज्य जब भी कोई लोक नीति का निर्माण करती है उसमें अभिजात्य वर्ग के हितों को सबसे ज्यादा ध्यान में रखा जाता है। जो उद्योगपति हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो ब्यूरोक्रेट हैं, उनके हितों को सर्वोपरि रखा जाता है और जो आम जनता है उनके विचारों को, उनके मतों को, उनकी आवश्यकताओं को नहीं समझने की कोशिश की जाती है या पूछने की कोशिश की जाती है। अगर आप सीधे शब्दों में देख लें तो जब भी कोई लोक नीति बनाई जाती है तो आम जनता से कोई राय मशवरा या विमर्श नहीं करने की कोशिश की जाती है। इस पर सिर्फ उद्योगपति, ब्यूरोक्रेट, पॉलिटिशियन, जो राजनेता है या जो प्रभावशाली व्यक्ति है, उन्हीं के विचारों के माध्यम से नीति का निर्माण किया जाता है। बेसिकली इलीट थ्योरी इसी संदर्भ में मूल्यांकन करने की कोशिश करती है कि लोक नीति अभिजात्य वर्ग से होते हुए तब जाके जनसाधारण तक पहुंचती है। कोई भी नीति हो पहले इलीट वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है और उससे होते हुए तब आम जनता तक पहुंचती है। इस सिद्धांत के जो प्रमुख प्रवर्तक हैं वह है विल्फ्रेड पैरेटो, सी राइट मिल्स और रॉबर्ट मिचेल। ये नाम ध्यान में रखिएगा। और इसी के संदर्भ में ये लोक नीति के संदर्भ में अपना मूल्यांकन करने की कोशिश करते हैं। इनका मानना है कि लोक नीतियां जनता के मांग के अनुसार नहीं बनती है
बल्कि जो इलीट वर्ग है, जो संपन्न वर्ग है, उनके हितों को पूरा करने के लिए, उनके हितों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। तीसरा जो सिद्धांत है वह है मार्क्सिस्ट थ्योरी। इस थ्योरी से आप लोग सभी लोग परिचित होंगे, बस इसमें थोड़ा सा आप लोगों को एक्स्ट्रा ऐड करने की कोशिश करनी है। अगर इस थ्योरी को लिख रहे हैं तो जो मार्क्सवाद की मूल अवधारणा है उसको डिफाइन कीजिएगा कि जो मार्क्सवादी विचार है वह कैसे राज्य के संदर्भ में मूल्यांकन करने की कोशिश करता है, कैसे एक क्लास स्ट्रगल की बात करता है, वर्ग संरचना की बात करता है, पूंजीवाद की आलोचना करता है, कैपिटलिज्म की, और एक वर्ग संरचना के रूप में इसको डिफाइन करने की कोशिश करता है। यह राज्य की भी आलोचना करता है, क्योंकि इनका मानना है कि राज्य जो पूंजीवादी वर्गों के हितों के लिए काम करती है। इसी में जो 9 मार्क्सवादी हैं जो लोक नीति के संदर्भ में अपना मूल्यांकन करते हैं राज्य के कॉन्सेप्ट में, उसमें से 2 नाम सबसे प्रमुख है, राल्फ मिलीबैंड और दूसरा निकोस पोलांजा। ये नाम जरूर ध्यान में रखिएगा। जो राल्फ मिलीबैंड है वह बेसिकली इनका मानना है, ये दोनों मार्क्सवादी थिंकर हैं। ग्रामसी भी आते हैं जो हेजिमोनी थ्योरी को लेके आते हैं, रॉल्फ मिलीबैंड है। इनका मानना है कि जो पूंजीवादी समाज में राज्य शासक वर्ग का एक साधन है, यानी एक इंस्ट्रूमेंट है। जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है उसमें राज्य जो होता है, स्टेट, वह जो गवर्निंग क्लास है, रूलिंग क्लास है, उसके हितों को पूरा करने के लिए एक साधन होता है। इसमें जो पॉलिटिशियन होते हैं, राजनेता होते हैं, अधिकारी होते हैं, ये कॉमा छूट गया है, व्यापारी वर्ग होते हैं, उद्योगपति वर्ग होते हैं, इनके हितों के लिए पूरा करने के लिए राज्य काम करता है, या यही लोग मूलतः शासन करते हैं। बेसिकली ये इनका यह क्रिटिसिज्म है, और जो भी नीतियां बनाई जाती है, लोक नीतियां, इन्हीं के हितों को पूरा करने के लिए बनाई जाती है। निकोस पोलांजास कहते हैं कि पूंजीवादी राज्य में जो नीतियां, जो पूंजीवादी राज्य जो है, कैपिटलिस्ट क्लास, उस वह एक संरचनात्मक शक्ति के संदर्भ में मूल्यांकन करता है, जिसमें राज्य की जो अवधारणा है वह सापेक्ष स्वायत्तता यानी रिलेटिव ऑटोनॉमी के संदर्भ में यह बात करने की कोशिश करते हैं। लोक नीति के संदर्भ में निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है उसमें राज्य एक साधन के रूप में भूमिका निभाती है। राज्य जो होता है वह एक सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है, और यह सिर्फ पूंजीवादी वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर ही नीतियों का निर्माण किया जाता है, जो मार्क्सवाद का मूल अवधारणा है। इसके संदर्भ में यह बात करने की कोशिश की जाती है। कई स्तरों पर राज्य एकता ट्रस्ट भूमिका निभाता है जो पूंजीवादी वर्गों के हितों के अनुकूल हो। इस संदर्भ में आप मार्क्सवादी अवधारणा को लोक नीति के संदर्भ में मूल्यांकन करने की कोशिश कीजिएगा। आखिरी और चौथी और आखिरी इस संदर्भ में जो सिद्धांत है जो राज्य की अवधारणाओं के संदर्भ में बात करती है वह है वैश्विक सिद्धांत। इस सिद्धांत का जो मूल संदर्भ है वह है कि जो ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट आया, वैश्वीकरण का जो कॉन्सेप्ट आया, जो पूरे विश्व में स्टेट को डायरेक्टली प्रभावित किया, उसने लोक नीति को किस तरीके से प्रभावित कर रहा है। वैश्वीकरण क्या है? ग्लोबलाइजेशन पूरे विश्व को एक ग्लोबल संदर्भ में रखने की बात करता है। राज्य की जो अवधारणा है, राज्य का जो कंट्रोल है, उसको कम करने की बात करता है। इन्वेस्टमेंट की बात करता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिकाओं के ऊपर बात करने की कोशिश करता है ग्लोबलाइजेशन के संदर्भ में। तो ये जो अवधारणा उभर के आई है वह किस तरीके से लोक नीति को परिभाषित करती है और उसको मूल्यांकन करने के ऊपर जोर देती है। तो राज्य की नीतियों के संदर्भ में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का क्या प्रभाव है, इसको आप मूल्यांकन कीजिएगा। राष्ट्रीय नीतियों पर जो ग्लोबल मुद्दे हैं, ग्लोबल चुनौतियां, वैश्विक मुद्दे हैं, वैश्विक चुनौतियां हैं, वह किस तरीके से प्रभावी होकर उभर के आई है, उसके संदर्भ में यह वैश्विक सिद्धांत बात करने की कोशिश करता है। जैसे पर्यावरण की समस्या है, जल संकट की समस्या है, एड्स एक महामारी के रूप में उभर के आई है। वैश्विक महामारी जैसे कोविड महामारी था, जो एक सिर्फ राज्य की ही चिंता नहीं थी, ये पूरे विश्व को प्रभावित किया था। आतंकवाद है, निजीकरण का जो प्रश्न है, इन सारे प्रश्नों के ऊपर जो वैश्विक सिद्धांत है वह मूल्यांकन करने की कोशिश करता है, और इसके संदर्भ में राज्य की नीतियों को किस तरीके से प्रभावित किया जाता है, लोक नीति को, इसके संदर्भ में इस टॉपिक पर मूल्यांकन करने की बात की गई है। वैश्वीकरण की जो अवधारणा है, इसका मूल्यांकन के संदर्भ में साम्राज्यवाद, नव उपनिवेशवाद, निर्भरता सिद्धांत,
विश्व व्यवस्था के सिद्धांत, ये जो अवधारणा है यह काफी गंभीरता से मूल्यांकन करते हैं, इसका विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। इन संदर्भों के संदर्भ में आप ग्लोबलाइजेशन को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ यह जो वैश्विक सिद्धांत है, यह सभी संदर्भों में राष्ट्रीय स्तर पर लोक नीति के निर्धारण में अपनी प्रमुख भूमिका निभाता है और उसको प्रभावित करने के ऊपर जोर देता है। ये हमारा चारों टॉपिक रहा, जिसके चारों सिद्धांत रहा, जिस जो राज्य से जुड़े हुई अवधारणाओं का मूल्यांकन करते हैं और लोक नीति पर किस तरीके से प्रभाव उभर के आता है, लोक नीति का कैसे विश्लेषण करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। आखिरी हिस्सा आप इस टॉपिक से जुड़ा हुआ आलोचनात्मक मूल्यांकन के संदर्भ में रखिएगा कि ये राज्य की ये जो नीतियां हैं, चाहे वो बहुलवादी सिद्धांत हो, अभिजात्य वर्ग यानी इलीट सिद्धांत हो, या मार्क्सवादी सिद्धांत हो, या वैश्विक सिद्धांत हो, जो लोक नीति के संदर्भ में अपनी व्याख्या दे रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, क्या वह सही है, कितना सार्थक है, कितने वह सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करता है, इसके संदर्भ में आप आखिर में मूल्यांकन करने की कोशिश कीजिएगा। क्या सिर्फ राज्य जो है वह समूहों के रूप में उभर के आता है जो बहुलवादी सिद्धांत करते हैं, या अभिजात्य वर्ग में बात की गई है कि राज्य कोई भी नीति बनाता है तो सिर्फ इलिट लोगों के, इलिट वर्गों को ही ध्यान में रख के बनाई जाती है? ऐसा नहीं है। जो आम जनता है, जैसे आपने कोविड में देखा कि राज्य कैसे राइट टू फूड एक्ट के अंतर्गत सभी लोगों को राशन मुहैया कराने के ऊपर जोर दिया, नरेगा के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने के ऊपर जोर देती है, जनधन योजनाओं के माध्यम से सरकार आम जनता तक पहुंचने की कोशिश करती है। इसमें इलीट के हितों को ध्यान में न रखकर आम जनता के हितों को ध्यान में रखकर नीतियां बनाई जाती है। तो इस संदर्भ में इन जो सिद्धांत है राज्य के संदर्भ में जो बात कर रहे हैं, उसका आप आलोचनात्मक मूल्यांकन जरूर लिखिएगा। जब आप आलोचनात्मक मूल्यांकन लिखेंगे तो आपका आंसर काफी प्रभावशाली होगा और लास्ट में आप आंसर को निष्कर्ष शीर्षक के माध्यम से आप जरूर कंक्लूड कीजिएगा। तो इस तरीके से आप राज्य का ये जो सिद्धांत है और इसमें लोक नीति का जो विश्लेषण है, इस टॉपिक को पॉइंट वाइज पॉइंट समझने की कोशिश कीजिएगा और अपने आंसर को और अच्छे प्रभावशाली तरीके से लिखिएगा। अगले वीडियो को पाने के लिए आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको व्हाट्सएप के ऊपर या किसी और माध्यमों के ऊपर निर्भर न रहना पड़े। जब भी मैं वीडियो डालूं आपको डायरेक्ट मिल जाए। तो इस तरीके से आप इस टॉपिक को समझिए। जो बातें न समझ में आए उसको कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं अगले वीडियो में जरूर इसको शामिल करूंगा। आप लोगों ने धैर्य से सुना, इसके लिए धन्यवाद। क्रमशः आप दिन प्रतिदिन इस टॉपिक को तैयार करते चलिए ताकि लास्ट में आपका बर्डन ना हो। ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक यू।